सर इंटरनेट पे आजकल बहुत सी डिबेट चलती रहती है। एक ग्रुप बोलता है कि एलोपैथी बेस्ट है, एक ग्रुप बोलता है होम्योपैथी बेस्ट है। और सर अभी वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, इसमें कुछ जो बच्चे भटक जाते हैं उनके लिए कुछ आप वो बताना कोई बात नहीं, चाहेंगे? वैलेंटाइन डे है, वो भटकेगा ही, कुछ क्या नहीं कर सकता। उसके लिए हम लोग की होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो लोग होम्योपैथी को सूडो साइंस बोलते हैं उनके लिए दो शब्द कुछ आप। वो एक बार आकर के होम्योपैथिक क्लिनिक में आवे, जी। कोई बीमारी को लेकर के। ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एनआईएच यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, जहाँ पे हम जैसे हजारों होम्योपैथ जाने का सपना देखते हैं, वहाँ से सर ने बीएचएमएस और एमडी दोनों कर रखा है। 1 महीने लगातार सर के पीछे में हाथ धोकर पड़ा था, तब जाके सर ने आज अपने कीमती वक़्त में से हमें थोड़ा-सा समय निकाल के दिया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज हम मेनली किस बारे में डिस्कशन करेंगे वो सर आपको बताएँगे। सर बताइए। होम्योपैथी को लेकर के जो है, जी। होम्योपैथी एक ऐसा रिफाइंड साइंस है जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन बच्चे बच्चियां भी आज के डेट में, आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले अगर होम्योपैथी की बात करेंगे तो उस वक्त उतनी ज़्यादा क्रेज नहीं थी, उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं थी। उसका कारण जो है, आज के डेट में होम्योपैथी में जॉब ओरिएंटेशन आ गया है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो है मेहनत के बल पे बहुत अच्छे लेवल पे है, तो उनका अनुसरण करने के चलते लोग अब होम्योपैथी के प्रति बच्चे बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो झुकाव है वो हो रहा है। इसलिए तुम देखोगे कि नीट सबके एग्जाम में अच्छे मार्क्स वाले भी होम्योपैथी को प्रीफर करते हैं। जिसकी कोई लिगेसी नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है होम्योपैथी में, वो भी होम्योपैथी को पढ़ना चाहता तो मेनली हमारा आज की डिस्कशन होम्योपैथी के बारे में होने वाला है कि होम्योपैथी क्या है। सर ये सब बात तो होती रहेगी। आप सबसे पहले अपनी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करिए और अपने बचपन में जाइए और हमें थोड़ा बताइए कि आपके बचपन में ऐसा क्या था, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस जिसने आपको होम्योपैथी के लिए इंस्पायर किया हो या होम्योपैथी में आने के लिए जिससे आप इंस्पायर हुए हैं। नहीं, होम्योपैथी में आने के लिए अगर बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है, तो हमको लगता है कि बाय चॉइस परसेंटेज इज वेरी लेस, हम्म। बाय चांस परसेंटेज इज वेरी मोर। दिस इज अ फैक्ट। ओपन टेबल डिस्कशन में हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि परसेंटेज जो बाय चांस है वो ज़्यादा है बाय चॉइस के। हमारी अपनी जो पर्सनल है, होम्योपैथी का कोई आसपास भी कुछ नहीं था। होम्योपैथी तो छोड़ दो, मेडिकल फील्ड का कोई आसपास भी नहीं थे। तो हम लोग जब तैयारी करते थे पटना में, तो 2-3 साल तैयारी किए। एमबीबीएस में रैंक नीचे मतलब ये जो एग्ज़ाम होता था उस वक्त एआईपीजीटी, तो उसमें रैंक नीचे रहता था। उसके चलते एमबीबीएस तो नहीं मिलता था, लेकिन और दूसरा दूसरा ब्रांच आता था। तो उस वक्त जो था हमारा, जो ये फेज था 2003-4 के आसपास था। सीटें बहुत कम थी। बहुत मशक्कत करने के बाद, या हम यूँ बोले कि हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही थी कि हम इंट्रांस को क्रैक कर पाए। रिजल्ट आता था, रैंक बहुत कम आता था, इसके चलते नहीं हो पाता। तो एक बार ऐसा ही हम पटना में घूम रहे थे, तो देखिए एक वैकेंसी आई हुई थी। तो हमको लगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा कुछ ब्रांड होगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, अगर होम्योपैथी ही पढ़ना है तो किसी ऐसे जगह से पढ़ो कि उसके ऊपर कुछ नहीं हो। तो फिर मैंने फॉर्म भर करके और उसको ये किया, और फर्स्ट टाइम रिजल्ट जब हुआ था, हम सोचे नहीं, लगता है अभी भी हमारे में जान है। तो हमको लगा कि नहीं, एक बार और एमबीबीएस में ट्राई करते हैं। तो दूसरे बार भी सेम सिचुएशन था। उस वक्त हमको लगा कि नहीं, अब हमको चीज़ें डिफाइन करके एक जो मतलब एक रास्ता वे आउट है उसको चूज करना पड़ेगा। और हमने हंसी खुशी जाकर के एडमिशन लिया। हमको ना कोई बोला, ना कोई कहा, ना कहीं से हमको ये मेरा अपना सेल्फ डिसीजन था। और हमारा जब जिस वक्त हम होम्योपैथी में एडमिशन लिए, हमको लगा कि नहीं, अब इसी को ये करेंगे और टॉप लेवल पे जाएंगे। जहां भी रहो, हमारे सर सभी बोला करते थे कि तुमको जो करना है करो। अगर तुमको शू पॉलिश ही करना है, इस लेवल का शू पॉलिश करो। अगर तुमको प्राइम मिनिस्टर को अगर शू पॉलिश करना है, तुम्हारे लिए हम पास सुपर हो, तो उसको लाइन में लगना पड़ेगा। तो उस लेवल का मैंने सर मार्केट में आजकल होम्योपैथी को लेके बहुत सारे र्यूमर्स हैं, जैसे होम्योपैथी सूडो साइंस है या होम्योपैथी प्लेसिबो है। होम्योपैथी पहले बीमारी को बढ़ा देती है। तो आप बताइए कि एक्चुअल में होम्योपैथी है क्या? क्या होम्योपैथी सच में सूडो साइंस है या ये सब र्यूमर्स? स्यूडो है कि नहीं, उस पर तो हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, हाँ। कारण कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंशियल प्रूफ हम शो नहीं कर पाएंगे, कि जिसके चलते कि अभी क्या है, चूंकि ये कन्वर्सेशन है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं,
ये मेरा फॉर्म बिलीफ है। और जितना चीज हमने पढ़ा है स्यूडो साइंस नहीं है, इसलिए स्यूडो साइंस है, साइंस है। जिस तरह से और मेडिकल साइंस है उसी तरह से ये भी एक सेगमेंट है मेडिकल साइंस का। मॉडर्न मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, सेम चीज है। जहां तक बात है स्यूडो साइंस, कौन स्यूडो करता है कौन ओरिजिनल करता है, इस पे लेकर के बहुत ज्यादा डिबेट की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको विश्वास है, अगर हम देख पा रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाई से बुखार ठीक होती है तो आप होम्योपैथिक दवाई खाओ। आपने अगर कभी देखा नहीं है कि होम्योपैथिक दवाई से बुखार ठीक होती है, आप कभी विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि हमने उसको देखा, सिर्फ बुखार ही नहीं, हम देखा, हमको लगता है कि उसके बाद हम कई एक इंसिडेंट को अगर छोड़ दें तो हमको लगता है होम्योपैथिक दवाई हम थ्रू आउट ये खाए हैं और हमको लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये भले सुनने वाले को लगे कि नहीं ये डॉक्टर साहब ऐसे ही बोले चूंकि होम्योपैथी डॉक्टर है, हमने करके देखा है, करते हुए देखा है और अभी भी मैं कर रहा हूँ। ये मेरा फॉर्म बिलीफ है और ये बिलीफ जो डेवलप हुआ है ये करने के बाद मैं आपको बता दूँ। तो सर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो होम्योपैथी कैसे काम करती है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है रहता है? होम्योपैथी जो काम करती है जैसे लॉ ऑफ सिमिलिया, जी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। जी जैसे अगर कोई दवाई है, होम्योपैथी में ऐसा फिलॉसफी में कहा गया है कि अगर कोई दवाई कोई क्यूरेटिव पावर उसमें रहता है तो उसमें डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर भी है। अच्छा तो सपोज हम ड्रग प्रोड्यूसिंग में क्या करते हैं, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे मेडिसिन को देते हैं, जी सिम्टम मैनिफेस्ट करता है। जी इस मैनिफेस्टेशन जो साइन एंड सिम्टम डेवलप हो, अगर हमारे पास कोई रोगी आएगा, अगर इसी साइन एंड सिम्टम का कोई रोगी मिलता है तो हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं और वो पेशेंट ठीक होता है। सर होम्योपैथी क्या सभी बीमारियों में काम करती है? होम्योपैथी कुछ सीमित दायरे हैं इसके, या मतलब कहने का ये है कि होम्योपैथी किन बीमारियों में अच्छा काम करती है? सबसे पहली बात जो तुम्हारा है कि आपका जो कहना है कि बीमारियों में होम्योपैथिक जो सिस्टम है, जो होम्योपैथिक दवाई से हम लोग कोई डिजीज को ठीक नहीं करते, जी हम लोग एक ऐसे इंडिविजुअल को ठीक करते हैं जो कि उस बीमारी से सफर करता है। जी तो हमारे सिस्टम में, हम लोगों के सिस्टम में ऐसा कोई दवाई नहीं है जो कि पैरासीटामोल की तरह काम करे, जो कि बुखार में काम करता है, आर्थराइटिस में काम करता है, हेडेक में काम करता है, बैकएक में, ऐसा कोई दवाई नहीं है। पहला चीज जी ये जो मिसकंसेप्शन है। दूसरा चीज, हम लोग इसे सपोज यहाँ पे अगर 10 आदमी है, 10 को हेडेक है, 10 को फीवर है, तो हम लोग के पास एक कोई इंडिविजुअल मेडिसिन नहीं है जिससे कि सारे हेडेक खत्म हो जाए, सारे फीवर खत्म हो जाए। हम लोग को एक इंडिविजुअल पेशेंट का डिटेल्स केस हिस्ट्री निकालना पड़ेगा और उसका टोटलिटी फाइंड आउट करके हम लोग को दवाई देना पड़ेगा जो कि उस इंडिविजुअल का, चाहे वो हेडेक हो, बैकएक हो, जो भी बीमारी से सफर करे वो ठीक हो। तो होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। सर आपकी सक्सेस स्टोरीज, मतलब आपके पेशेंट होम्योपैथी से ठीक हुए हैं या आपने कौन से केसेज हैं जो एलोपैथी में मना कर दिए हैं जिनको आपने ट्रीट किया है होम्योपैथी से, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे प्रैक्टिस का मैं ऑलमोस्ट 2016 में मैं एमडी किया था, कंप्लीट मेरा हुआ था। उसके बाद मैं सीसीआरएच में ज्वाइन किया, गैंगटॉक। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता था, एट दैट टाइम से मैं प्रैक्टिस करता। एक इंसिडेंट आया था, उस वक्त मेरी क्लिनिक पूर्णिया में थी, बिहार में। जी वहाँ पे मैं पेशेंट देखता था, दो जगह क्लिनिक था। एक दिन इंसिडेंट क्या हुआ था कि कुछ रोगी थे जो कि पहले से ही उसके फैमिली में रोगी दिखाते थे। एक रोज ऑलमोस्ट 12 डेज का बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी जी। वो लेकर के आया। मैं मतलब रियली मैं बता रहा हूँ कि हमको उसको देखने के बाद चीजें साफ समझ में नहीं आ रही थी कि इसको हम कहाँ से स्टार्ट करें, जी इसको कौन सा दवाई दें, ये हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा था। जबकि उसके परिवार के हम लोग तक कई एक पेशेंट ठीक हुए थे और एक एमडी होने के बावजूद भी उस वक्त हमको लगा कि नहीं, हमारे में कुछ लैकुना है। लेकिन एक होता है ना कि जहाँ पे तुमको कोई समझ में नहीं आए, ऊपर वाले को याद करो, कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता है। जी ऑर्गन में लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग हो सकता है क्लिक नहीं कर पाया। तो हम उस पेशेंट को देखें, उस पेशेंट का कंप्लेन लेकर के आया था, होल बॉडी स्ट्रेचिंग था। 10-12 डेज का एग्जैक्ट हमको डेज याद नहीं, लेकिन 10-12 दिन के बच्ची थी। वो पूरा बोलता था, उसकी मदर बोल रही थी कि पूरा बॉडी ऐंठ रहा है,
तो यही टर्म था, होल बॉडी स्ट्रेच। मतलब बच्चा सोता नहीं है, रात भर जगे रहता है, रोते रहता है, बॉडी को स्ट्रेच करके। तो बोला कि डॉक्टर साहब हम बाहर में दिखाए थे तो टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ था, वो लोग बोला कि एल्ट्रोक्सिन चलाने के लिए, तो हम आपके यहाँ लेकर आए। हम बोले आपको तो एल्ट्रोक्सिन चलाना चाहिए था, आप माना क्या थी, आप क्यों नहीं माने उसको? तो बोला कि नहीं सर, हमको लगा कि इतना छोटा बच्चा को हम भी दवाई से ही करेंगे, क्योंकि आपसे हम लोग दवाई खाते थे तो हम लेकर आया। उसके बाद उसकी मदर का हम केस टेकिंग किया, मदर के केस टेकिंग और उसका जो कंप्लेंट था बेबी, वो दोनों को मिला करके हम मेडिसिन सिलेक्शन किए और उसकी मदर को मैंने दवाई दिया, बेबी को नहीं दिया। ये ऑर्गन में दिया होगा। अगर कोई ब्रेस्ट फीड बेबी है, मदर्स मिल्क को इंटेक कर रहा है, उस केस में आपको बेबी को नहीं देकर के मदर को भी देने से वो इफेक्टिव होता है, इसलिए कि मिल्क वो ले रही है तो मिल्क के तो उसका इम्पैक्ट जाएगा। मैं ये मार्वलस में बता नहीं सकता हूँ कि मतलब दवाई देने के बाद हमको लगता है 2-3 महीने के अंदर उसका टीएसएच लेवल भी नॉर्मल हुआ और उसका जो कंप्लेंट था वो भी सबसाइड है। और मैंने इस केस को नेपाल में प्रेजेंट किया, इंटरनेशनल सेमिनार में मैंने इस केस को प्रेजेंट किया। उस रोज लगा कि नहीं, रियल में हम लोग जो डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं कहीं पे, हम लोग को इमीडिएट ऑर्गन को पढ़ने की आवश्यकता है। और प्रत्येक साल मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि प्रत्येक साल कम से कम एक बार ऑर्गन पढ़ो। तुम देखोगे कि इस साल जो ऑर्गन पढ़े थे, अगले साल ऑर्गन पढ़ने के बाद भैया कि नहीं कुछ नया चीज है। जैसे एलएल को जितना बार पढ़ोगे उतना उसमें चीज नया आएगा। तो ये है। तो ये तो सर एक जादू जैसा है कि मतलब मदर को हम मेडिसिन दे रहे हैं, वो बच्चे पे काम कर रही है, ऐसा तो मेरे ख्याल से किसी पैथी में नहीं होगा। ये किसी पैथी में है कि नहीं वो हम उधर नहीं जाएंगे डिस्कशन में, लेकिन मैजिक नहीं है, ये रूटीन वर्क है। क्योंकि हम लोग करते नहीं है, तो इसलिए हम लोग को कभी का रिजल्ट दिखाई पड़ता है, इसलिए हमको लगता है कि ये जादू है। ये भी नॉर्मल साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन की तरह है, या जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से ही है। लेकिन हम लोग चूंकि उधर नहीं जाते हैं, मतलब हम लोग अपने सिस्टम को समझते कम है और रिजल्ट की आशा ज्यादा करते हैं। ये हम लोग का सबसे बड़ा परेशानी है। हम लोगों ने होम्योपैथी को पढ़ा कम है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम लोग उसकी अपेक्षा रखते हैं कि हमको ज्यादा रिजल्ट मिले, ये संभव नहीं है। सर इंटरनेट पे आजकल बहुत सी डिबेट चलती रहती है, एक ग्रुप बोलता है कि एलोपैथी बेस्ट है, एक ग्रुप बोलता है होम्योपैथी बेस्ट है। तो जो अपने अपने पैथी की बड़ाई करते हैं, बोलते हैं हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। तो हम लोग उस डिबेट पे नहीं जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि होम्योपैथी किस तरह से मॉडर्न मेडिसिन के साथ हाथ मिला के हमारे भारत के लोगों को जो हेल्थ है उसको अच्छा कर सकती है। हमको एक इंटरव्यू याद आ रहा है, मेरी इंटरव्यू थी एम्स भोपाल में। मेरा रैंक था, स्क्रीनिंग होने के बाद मेरा रैंक 9 या 10 था। तो जब वहाँ पे जो बोर्ड में बैठे हुए थे, कौन कौन थे पता नहीं, लेकिन एम्स के डायरेक्टर साहब थे। तो हमसे क्वेश्चन पूछे कि आपसे ऊपर जो है, आपका तो सबसे नीचे रैंक है, तो आपसे ऊपर उन लोगों को नहीं सेलेक्ट करके आपको क्यों सेलेक्ट करें, आपने क्या खूबी है? उस वक्त मैं बताया था कि नहीं सर, सिलेक्शन करने, मेरा सिलेक्शन इसलिए होगा कि हमारे पास ये क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है मैंने उसको डिफाइन किया था और केस दे करके उनको बताया, ताकि मैलिग्नेंसी के केस में अभी जो सबसे जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसके चलते अभी तुम देखोगे कि मैलिग्नेंसी के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। पहले हम लोग सुना करते थे कि इलाके में 1-2 केस मिल जाता, लेकिन अब हर एक सेकंड घर, थर्ड घर में आपको मैलिग्नेंसी का केसेस मिलेगा। उसका कारण जो है, अगर सपोज कोई मैलिग्नेंसी के केस में, जिसको कि हम लोग ब्रांच में मेडिकल साइंस में ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, तो ऑन्कोलॉजी में एक ब्रांच है पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब किसी भी सिस्टम के लिए, सिर्फ एलोपैथी के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया करिकुलम है कि कॉमन प्लेटफॉर्म एक डेवलप किया जाए, जहाँ पे कि हर एक सिस्टम में, और कोई भी सिस्टम से जो भी जिस भी सिस्टम में बेटर ऑप्शन हो सकता है, उससे पेशेंट अपना चॉइस से वो ट्रीट कर सकता है। और डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर कभी कोई केस ऐसा लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, उससे नहीं हो पा रहा है, आप मॉडर्न मेडिसिन से हो, आप होम्योपैथी से, तो हम अपना ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन पेन मैनेजमेंट के केस में भी मैं बताया था सबको कि अगर सर केसेस को इंडिविजुअलाइज किया जाए, पेन के कैरेक्टर को खोजा जाए, पेन के नेचर को देखा जाए, उस मॉडलिटीज को हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग एक अगर इंडिविजुअलाइज मेडिसिन देते हैं, तो दैट विल बी बेटर फॉर द मैनेजिंग द केस। जी सर, जैसे मैं जब होम्योपैथी में नहीं आया था, यूजी से पहले मेरी हड्डी टूट गई थी।
तो मैं किसी हड्डी-वड्डी जुड़वाया था, तो किसी डॉक्टर के पास गया था अपने लोकल इटावा में। तो उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन दी थी, सिम्फाइटन और कैलकिरिया काब। तो तब मुझे नहीं पता था क्या मेडिसिन होती है, मैं खाया। जब मैं यहाँ पे आया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में फार्मेसी में पढ़ा, तो मैंने देखा ये मेडिसिन तो होम्योपैथी की हैं। तो सर एक्चुअल बात ये है, कुछ-कुछ केसेज़ में एलोपैथी वाले भी हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो ओपनली बोलते नहीं हैं कि कोई बात होम्योपैथी नहीं है, हाँ। कोई बात नहीं है। हम लोग सर्व धर्म को मानने वाले हैं, जी। हर सर्व समाज को मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। जी। अगर हमारा 2 मेडिसिन वो दे भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस सब को लेकर के हम लोग का मकसद ये होना चाहिए कि हेल्थ सफरिंग हो, जी। जो पेशेंट का सफरिंग है, उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। चाहे सिस्टम जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम लोग को मूव करना है। प्रिंसिपल को जैसे छोड़ेंगे, जो होम्योपैथी की फिलॉसफी होती है, जो होम्योपैथी का कार्डिनल प्रिंसिपल है, उसको अगर हम लोग डाइवर्ट करके करेंगे और बाय द नेम ऑफ होम्योपैथी हम लोग दूसरा काम करेंगे, ये गलत है। सर आप इन फ्यूचर होम्योपैथी को कैसे इवॉल्व होता देख रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग होम्योपैथी का फ्यूचर क्या है इंडिया में? नहीं, अगर हमसे तुम पूछोगे तो हम तो यही बोलेंगे ब्राइट फ्यूचर है, जी। इसलिए कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ। लेकिन इस पेन को उसके पास लेकर के जाओ जो प्रैक्टिस न हो, जी। तब वो रियल सिनेरियो बता पाएगा। क्योंकि हालांकि हम ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस मैं भी करता था, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी करूँगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करना कोई खराब चीज़ है। प्रैक्टिस करने के बाद मतलब तुमको डाइवर्स इज वेन, स्पेशली जब विलेज एरिया में अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, इतना डाइवर्सिफाइड केस आएगा ना, और पेशेंट को पता नहीं कि आप किस पैथिस के डॉक्टर हैं। उसको बुखार आया है, उसको बुखार को उतार दीजिए, जी। उसको कोई परेशानी है, उसको आप ठीक कर दीजिए, वो उसके लिए आप भगवान हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका फ्यूचर नहीं है। अब के डेट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग एक मिनिस्ट्री बनाती है। 2014 में जब से मोदी जी का ये सरकार आई है, तब से मिनिस्ट्री अलग है। अब तो इसका बहुत स्कोप है। आप यूपी में देखो ना, उत्तर प्रदेश में 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और क्या नहीं है। सरकार के द्वारा इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दी गई, इतने मैन पावर दिए गए हैं, क्या नहीं है। आज के दिन आप अपने ओपीडी में देखो ना, स्टेट लाल बहादुर शास्त्री ओपीडी में, जो कि प्रयागराज में है, वहां पे आप देखेंगे पर डे 1500 के आसपास पेशेंट का। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको? इससे हम लोग बच्चे को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दे पाएंगे, इंटर्न को ट्रेनिंग दे पाएंगे, जो पीजीटी है उनको ट्रेनिंग प्रॉपर वे में हो पाएगा, उनका जो क्लिनिकल आई है वो डेवलप हो पाएगा, क्लिनिकल ओरिएंटेशन उसका डेवलप हो जाएगा। सर अभी जल्द ही नीट 2025 होने वाला है, बहुत सारे नए बच्चे होम्योपैथी में आएंगे, कुछ नए होम्योपैथ्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या हम जैसे इंटर्न्स, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह ये देना चाहेंगे, पढ़ाई करो, बदमाशी कम करो, और सब्जेक्ट को, कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, जी। चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जो आप सोचेंगे कि नहीं फर्स्ट ईयर में एक बार और चांस ले लेते हैं एलोपैथी का, एक बार और सेकंड ईयर में लेते हैं, 3 साल तक आप एलोपैथी का चांस लेते रहे और फाइनल ईयर में जाकर बोल रहे हैं सर होम्योपैथी तो काम नहीं करता है, ये करने से नहीं होगा। आपको ऑनेस्टली सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा डे 1 से, कारण कि सिलेबस अब इतना विशाल हो चुका है, इतना विशाल हो चुका है, आपको ऑल द 12 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। कोई हल्का सब्जेक्ट नहीं, कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, और रेगुलरली ओपीडी जाना पड़ेगा। जब भी आपकी क्लिनिकल क्लासेस होगी, जब भी जिस भी बैचेस के क्लासेस क्लिनिकल क्लास हो, वो जाकर क्लिनिकल ओरिएंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आपका क्लिनिकल आई नहीं डेवलप होगा, जब तक आप अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई पर डिपेंडेंट है, आंख बंद करके पेशेंट आया, सीटी स्कैन एमआरआई ये सब लिख देने से उससे रोगी ठीक नहीं होगा। कमीशन आपको जरूर जी, मिलेगा, जी, हाँ। कमीशन आपको मिलेगा, आपका डेवलपमेंट होगा, लेकिन उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। आप जब तक चीज़ों को प्रॉपर वे में डाल, हम कोई भी स्कैन क्यों करें जब हमको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हाँ। अब मान लो पेट में दर्द आ रहा है, पेट में दर्द का कोई एक कारण है, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे बहुत सारा कारण हो सकता है। हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि पेट में दर्द हो रहा है, किधर हो रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कभी एग्जामिन होकर के देखे नहीं। और सबसे बड़ा होम्योपैथी डॉक्टर की जो समस्या है, उन्होंने एग्जामिनेशन को, पोर्शन को ही ओमिट कर दिया, पेशेंट को बेड पे लेटाना ही छोड़ दिया कि जाकर के एटलीस्ट पैल्पेट करके देखें, इंस्पेक्ट करके देखें, परकस करके देखें, अस्कल्टेट करके देखें। लग रहा है कि नहीं मतलब ऐसा कुछ अमृत पी कर गया है, वहाँ बैठा हुआ यहीं से हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस है, एपेंडिसाइटिस का केस। अरे भाई एक बार पैल्पेट करके तो देखो एग्जैक्टली क्या है, नहीं है, कहीं गैस उसका तो समस्या नहीं है। आप सीधा यूएसजी करा रहे हैं, स्कैन करा रहे हैं, सीटी करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? आप तो अपना क्लिनिकल आई को बर्बाद कर रहे हो।
आप सिंपल सा एग्जामिनेशन जीआई आप सेट करना चाहेंगे, जी। आप माउथ से स्टार्ट करेंगे, आपको माउथ से स्टार्ट करके लिप से आपको करना पड़ेगा, लिप के बाद आपको गम को करना पड़ेगा, टीथ को करना पड़ेगा, बक्कल कैविटी ऑरल कैविटी को करना पड़ेगा। एक एक चीजों में देखेंगे आपको 10 to 15 डिजीज डेवलप होगा, तो क्लिनिकल आई को डेवलप करना पड़ेगा। और सर अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, इसमें कुछ जो बच्चे भटक जाते हैं उनके लिए कुछ आप तो बताना कोई बात नहीं, वैलेंटाइन डे है, वो भटकेगा ही, कुछ क्या नहीं कर सकता है। उसके लिए हम लोग की होम्योपैथिक मेडिसिन है, इग्नेशिया है, स्टेफिसिग्रिया है, डेक्टाम्यूर है, सीपिया है, बहुत ज़्यादा होगा तो ऑरमेट में जाएगा। ये सब दवाई है, उसका मतलब ये क्या है, लेकिन भटकने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रेम करना कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन होम्योपैथी से प्रेम कीजिए, होम्योपैथी को सीखिए, बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। फ्यूचर में आप जितना सोच नहीं सकते हैं, होम्योपैथी उतना देगा। आपका जो एम्बिशंस होगा ना कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा और मोर देन दैट, बशर्ते कि आप होम्योपैथी को उस लेवल पे लेकर जाइए, आप होम्योपैथी को उस लेवल पे करेंगे। मतलब इन शॉर्ट सर का ये कहना है जो प्रेम के रोगी हैं उनका भी होम्योपैथी में अच्छे से इलाज है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप भी होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग होम्योपैथी को सूडो साइंस बोलते हैं उनके लिए 2 शब्द कुछ आप। वो एक बार आकर के होम्योपैथिक क्लिनिक में आवे, जी। कोई बीमारी को लेकर के, जो भी बीमारी हो, कारण कि हम लोग का लिमिटेशन कुछ नहीं है। एनिमल साहब एफोडिज्म 67 में दिए थे इमरजेंसी कंडीशन में, लेकिन अगर आप कुछ होम्योपैथी हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हो चुके हैं जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवाई से इमरजेंसी केसेस को भी हैंडल किया जाता है, बशर्ते कि आपके पास वो क्लिनिकल आई डेवलप हो और होम्योपैथी का वो आर्ट हो जिससे कि आप केस को देख पाए।